वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग होम्योस्टेसिस का चैप्टर पढ़ रहे थे, डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हमारा आज लास्ट टॉपिक है, दैट इज द किडनी फेलियर एंड द डायलिसिस। अच्छा, किडनी फेलियर क्या है? हम सब जानते हैं जब किडनी जो है वो काम करना छोड़ देगी तो हम इसको क्या कहेंगे? किडनी फेलियर कहेंगे। ऑब्वियसली सी बात है। हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर 2 किडनीज होती हैं, ठीक हो गया। अब अगर एक किडनी ने काम करना छोड़ दिया है तो हमारी दूसरी किडनी जो है फंक्शनल होगी, यानी कि हम एक किडनी के बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी किडनी ने काम करना बिल्कुल छोड़ दिया है तो दूसरी किडनी ने भी, एक ने छोड़ा उसके बाद दूसरी भी हम सर्वाइव करें, अब दोनों ने काम करना छोड़ दिया तो अब हमारा सर्वाइवल कैसे इंश्योर होगा? तो हम क्या करते हैं कि तब तक के लिए जब तक के हमें कोई डोनर ना मिले जो हमें किडनी ट्रांसप्लांट कर दे और हम क्या करें, सर्वाइवल अपना इंक्रीज कर लें, हम उस लिमिटेड टाइम के लिए डायलिसिस को क्या कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं या फिर डायलिसिस पे आ जाते हैं। व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है जो बिल्कुल उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहा होता है जो किडनी हमारी बॉडी में काम कर रही होती है। डायलिसिस में बेसिकली होता क्या है कि हम लोग अपनी बॉडी का जो ब्लड है या फिर एब्डोमेन के थ्रू जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको क्या कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ डायलाइजर। डायलाइजर क्या है? वो मशीन या फिर वो सेटअप या फिर वो अपरेटस जिसके थ्रू हमारी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को जो है वो निकाला जा रहा होता है। डायलिसिस 2 तरह का होता है, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। नाम से पता चल रहा है, हेम मीन ब्लड, यानी कि ये ब्लड के थ्रू डायलिसिस होगा। पेरिटोनियल, पेरिटोनियम यानी कि हमारे पास जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में एक कैविटी होती है जहां हमारा सारा, आप कह लेंगे ये सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो उस पेरिटोनियम के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक सेटअप लगाएंगे और उसके थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट कर लेंगे। ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है नॉर्मली ये हम घरों में भी कर लेते हैं और ये दिन में 3 से 4 बार होता है, जबकि हमारे पास जो हेमोडायलिसिस है वो वीक में 1 से 2 बार होता है और ये उसके लिए हमें हॉस्पिटल ही जाना होता है। और ये डायलिसिस जो होते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो इसलिए पेशेंट जो है इसके, आप कह लेंगे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से और इसकी तकलीफ की वजह से इस पे ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता। वो आप कह लेंगे वॉइस ऐसा खुद ही कहना शुरू कर देता है कि नहीं ठीक है, बस ऐसे ही, मतलब जैसे हम नॉर्मली कैजुअल बातें करते हैं कि बस यही लाइफ थी, इतनी लाइफ है। तो इस तरह से, इस वजह से हमने इस स्ट्रेस को कम करने के लिए और पेशेंट की पेन को, तकलीफ को कम करने के लिए और इसकी वजह से उसकी जो हेल्थ एकदम से डाउन हो रही होती है उसको कम करने के लिए थर्ड ऑप्शन निकाला, दैट इज द किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में बेसिकली क्या होगा, किडनी ट्रांसप्लांट में ये होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा ह्यूमन बीइंग, 2 ह्यूमन बीइंग, एक जो क्या है पेशेंट है, एक क्या है डोनर है, या एक रेसिपेंट है, एक डोनर है। रेसिपेंट कौन होगा? पेशेंट। डोनर क्या होगा? कोई हेल्दी पर्सन होगा। अब उन दोनों के हम ब्लड, आप कह लेंगे मैच करेंगे, टिश्यूज वगैरह मैच करेंगे। अगर उनके ब्लड और टिश्यूज वगैरह जो है वो मैच हो रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, हेल्दी वन को पेशेंट के अंदर जो है वो किडनी डोनेट करवा देंगे और वो दोनों एक एक किडनी पे क्या करते रहेंगे, सर्वाइव करते रहेंगे। बाद औक़ात ऐसा होता है, अच्छा इसमें प्रेफर किया जाता है कि आपका अपना रिलेटिव ही हो तो ज्यादा बेहतर है, सिबलिंग्स हो जाए तो वो सबसे बेस्ट है, पेरेंट्स हो जाए या रिलेटिव हो तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप एक्सटर्नल कहीं से डोनर जो है वो लें। उसके बाद बातों का ऐसा होता है किडनी ट्रांसप्लांट हो भी जाती है लेकिन आपकी बॉडी टिश्यू रिजेक्शन जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देती है, और अगर टिश्यू रिजेक्शन स्टार्ट होगी, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाए आपके ब्लड में, ब्लड रिजेक्शन स्टार्ट हो जाए तो आपकी सडन डेथ भी हो जाती है। तो फौरन इस चीज को मॉनिटर करते हुए वो आपको क्या दे देते हैं, टैबलेट दे देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है क्या कर जाती है, 10 to 15 ईयर्स तक जो है वो सर्वाइव कर जाती है। बेसिकली टिश्यू रिजेक्शन इस वजह से हो रही होती है कि वो जो डोनर ने आपको किडनी दी हुई होती है तो वो पेशेंट की बॉडी में ऐसे लग रहा होता है हमारी बॉडी को कि वो क्या है, एक एक्सटर्नल कोई चीज है या कोई पैथोजन है जिसको उसने क्या करना है, रिमूव करना है। तो हमारी बॉडी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है। ये सब चीजें जो हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट से रेलिवेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं डायलिसिस के 2 टाइप्स में, हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल। अगर हम बात करें पेरिटोनियल की, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश की है पेरिटोनियम, ये हमारा एब्डोमेन है, यहाँ पे ये पेरिटोनियम कैविटी है। हमने 2, आप कह लें कैथेटर जो है वो इंसर्ट करने हैं। कैथेटर हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी ट्यूब जो कि आगे से क्या होगी, शार्प होगी और जो कैपेबल होगी इंसर्ट करने के लिए और फ्लूइड की ट्रांसपोर्टेशन को क्या करेगी, हेल्प आउट करेगी। हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, एक तरफ हमारा डायलिसिस फ्लूइड होगा जिसके अंदर शुगर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एक तरफ हमारा क्या होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो उससे रिमूव हो रहा होगा। अब होगा क्या कि हम जैसे ही डायलिसिस फ्लूइड डालेंगे, जो पेरिटोनियम की मेम्ब्रेन होगी ये क्या करेगी, एज अ डायलिसिस मेम्ब्रेन काम करेगी। तो जो हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ इसमें कलेक्ट होता रहेगा और जो ये डायलिसिस फ्लूइड है ये अंदर एंटर होता रहेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो बाहर आता रहेगा और हमारी बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं हेमोडायलिसिस के ऊपर। हेमोडायलिसिस क्या है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये।
वीक में 1 और 2 टाइम्स हो रहा होता है। ये देखिए मैंने हैंड ड्रॉ करने की कोशिश किया, नॉर्मली आपके हैंड के इस एरिया में या फिर आपके नेक के इस एरिया में जो है ना ये कैथेटर जो है ना इंसर्ट किए जाते हैं फॉर द आप कह लेंगे डायलिसिस। ये सारा सेटअप है। यहाँ से एक कैथेटर जो है आपका एंटर हो रहा होता है, जो आपका ब्लड लेके आ रहा होता है टुवर्ड्स द डायलाइजर, और एक होता है जो आपका ब्लड लेके जा रहा होता है टुवर्ड्स योर बॉडी। जो टुवर्ड्स योर बॉडी लेके जा रहा होगा वो क्लीन ब्लड होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो फ्री ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा। और जो ब्लड आप इसमें लेके आ रहे हैं दैट इज द फुल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यानी कि इसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट क्या होंगे, मौजूद होंगे। अब ये देखें यहाँ मैंने कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं। ये बेसिकली क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता है जैसे ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आता है क्लॉट्स बन जाते हैं। क्लॉट्स को कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर एंटी कोएगुलेंट्स डाले जाते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, हेपेरिन कह रहे होते हैं। ये हेपेरिन डाला जाता है ताकि ब्लड के साथ मिक्स हो जाए, ब्लड को क्लॉट होने ना दे। तो ये जैसे ही ब्लड क्लॉट होने से प्रिवेंशन को करके यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, ये डायलिसिस फ्लूइड है। अब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट में से जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल होंगे, वेस्ट मटेरियल होंगे, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, वो क्या हो जाएगा, इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर क्या होता जाएगा, इंटरमिक्स होता जाएगा। अब जो ब्लड के अंदर शुगर है, जो ब्लड के अंदर सॉल्ट है, वो इसके अंदर मूव नहीं करेगी। वो क्यों मूव नहीं करेगी, क्योंकि आपके डायलिसिस के अंदर ऑलरेडी शुगर और सॉल्ट जो है वो मौजूद है हायर कंसंट्रेशन में, या आप कह लें कि इक्वल है इनकी कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से शुगर और सॉल्ट एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ नाइट्रोजीनियस वेस्ट ही क्या होगा, एंटर हो रहा होगा इस डायलिसिस फ्लूइड में। ये दो अलग कंपार्टमेंट है, यहाँ आपका ब्लड आ रहा है जहाँ से नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास ये यहाँ से वो आ रहा है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, इस डायलिसिस फ्लूइड में एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद ये यहाँ पे नाइट्रोजीनियस वेस्ट आपका कलेक्ट किया जा रहा है, और ये वो चैम्बर है जहां से क्या आ रहा है, आपका डायलिसिस फ्लूइड जो है वो फ्रेशली एंटर होता जा रहा है। इसको एक दफा फिर केयरफुली सुने कि हमारे पास दो आप कह लें कि वेजल्स हैं। एक वो है जिसने ब्लड टुवर्ड डायलाइजर लेके जाना है, एक वो है जिसने अवे फ्रॉम द डायलाइजर लेके आना है। अब होगा क्या, यहां से हमारा डायलिसिस फ्लूइड है जो कि मेन आप कह लें कि सोर्स है, यह हर वक्त इसके अंदर एंटर हो रहा है। और जितना भी हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो हमारा ब्लड यहाँ पे आ रहा है, जिसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज्यादा है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट इस डायलिसिस फ्लूइड में जाएगा। और ये जो आप कह लें कि यूज्ड, सिंपल वर्डों में कह लें यूज्ड डायलिसिस फ्लूइड है, वो कलेक्ट होता रहेगा इस जगह पे। यानी कि हमारा नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो यहाँ पे कलेक्ट होगा। हमारा ये फ्रेश सोर्स है डायलिसिस फ्लूइड का, ये वो मेम्ब्रेन है जो अलाउ कर रही होती है डिफ्यूजन के थ्रू रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजीनियस वेस्ट। और उसके बाद जो हमारा प्रॉपरली फ्रेश ब्लड है, जो हमारा बेटर ब्लड है, वो दोबारा हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा होगा। और यहाँ पे भी अगेन हमारे पास हेपेरिन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपरेटस मौजूद होगा जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा, हेपेरिन ऐड करेगा ताकि हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग ना हो। दिस इज ऑल अबाउट द हेमोडायलिसिस एंड द पेरिटोनियल डायलिसिस। उसके बाद आ जाता है अब्दुल कासिम एंड अब्दुल अल फरेबी। ये दो ऐसे आप कह लेंगे हमारी ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें इन्होंने अपना रोल प्ले किया। अब्दुल कासिम जो थे ये आप कह लेंगे सर्जन भी थे, और इन्होंने डिफरेंट डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। और जो अल फरेबी थे इन्होंने भी डिफरेंट बुक्स जो हैं किडनी के फेलुअर पे, किडनी की डिसऑर्डर्स पे, किडनी की डिफरेंट डिजीजेस पे, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने जो है वो राइट अप की। तो इन दोनों का हमारी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी डिसऑर्डर पे, उसकी सर्जरी पे, उसके डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम जो है वो मौजूद है। ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर होम्योस्टैसिस का। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, सजेशंस दें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।